आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता है इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिसके अंतर्गत आज की प्रश्नोत्तरी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक मॉडल पेपर है जो हम कर रहे हैं। 2 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिया है और मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर करके, जिसमें एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी समस्त कहानियाँ हैं। आगे आप देखेंगे प्रश्नोत्तरी है, तो आप जाके प्लेलिस्ट से ज़रूर कीजिएगा। आइए चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी देखते हैं। टोटल प्रश्न 100 हैं। आपको बताना चाहेंगे आज का पहला प्रश्न है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बदलते पैटर्न में परीक्षा की स्तर को आप परीक्षा दे रहे हैं तो समझ पा रहे होंगे। सबको पता है ईदगाह कहानी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। अब ऐसा प्रश्न नहीं बनता है। और ईदगाह कहानी में सबसे चर्चित जो पात्र है उसे भी आप सबको पता है, हामिद है। हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो चिमटा खरीदा। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आप इस प्रश्नोत्तरी में देखें तो बदलते पैटर्न के अनुसार आपको प्रश्न मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए। ईदगाह कहानी में निम्नलिखित में से किस पात्र ने मेले से वकील खरीदा? देख रहे हैं, इसके पहले यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था मोहसिन ने मेले से क्या खरीदा। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप कर पाते हैं तो अपनी जो है कि अन्य बच्चों से अपेक्षा बेहतर कर जाते हैं। ये 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो मेरिट में आपको लाते हैं। चलिए, तो ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं। ईदगाह कहानी में निम्नलिखित में से किस पात्र ने मेले से वकील खरीदा? तो नूरे ने वकील खरीदा था और ये भिश्ती खरीदा था। अब बाकी कहानी पूरा चैनल पे अपलोड है, आप जाके पढ़िए और देखिए कौन क्या खरीदा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर देंगे और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आप दूसरा प्रश्न है, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। दूसरे नंबर के प्रश्न का आंसर आपको बताना है। सबसे पहले देखेंगे, पहली पंक्ति है, अगर मैं तुमको ललाती साँझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। ये किसका है? तो अज्ञेय जी का है। तो यहाँ पे आप देखिए 2 नंबर। आगे देखेंगे, ओ मेरी आदर्शवादी, वो मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन। तो यह किसका है? तो यह मुक्ति बोध जी का है। 3 नंबर। घिस गया है समय का रथ कहीं, ये किसका है? यह है शमशेर बहादुर सिंह का। 1 नंबर। फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, तो ये किसका है? यह भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। 4 नंबर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2, 3, 1, 4, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2, 3, 1, 4, डी ऑप्शन आपका सही हो। आपको बताना चाहेंगे जो भी प्रश्न आपको नए लगे आप उन्हें अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि क्विक रिवीजन कर सके आप एग्जाम के समय। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है 3 नंबर का। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर दये मग मेडग द्वय, झल की भरी भाल कनी, जल की पुट सुखी, गए मधुराधर भय। उपर्युक्त पंक्तियां तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली हुई? तो पढ़ते समय आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पुट मिलना चाहिए किस भाषा की है। तो यहाँ पे जानते हैं कवितावली है। यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है, तो ये कवितावली की है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही ट्रेंडिंग में ऐसे ही ट्रेंड है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की, है ना। चलिए, भारोपी परिवार के अन्य नाम हैं इंडो जर्मनिक, द्रविड़ परिवार, आर्य परिवार, सुदानी परिवार। तो यहाँ पे देखेंगे इंडो परिवार, आर्यजनिक, ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आज का 5 नंबर का है। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की भाषा का भी कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। पढ़ते ही आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर का आपके समझ। यहाँ पे डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है? तो सबको पता है तुलसीदास और सरोज स्मृति का। 6 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा डी। तो देख रहे हैं ऑप्शन बनाने के लिए कैसे कैसे बनाए गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर का। सही युग्म का चयन करना है। तो भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान। तो 7 नंबर में आप देख रहे हैं जो सुमेलित है वो डी है, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान है। बाकी कौन किसका है आप भी खोजने का प्रयास कीजिएगा। एक प्रश्न बहुत अच्छा है, गोदान से लिया हुआ है। और गोदान हिंदी साहित्य में एक ऐसा
उपन्यास है जहाँ से, और मुंशी प्रेमचंद ऐसे लेखक है जहाँ से एक ना एक प्रश्न बनना तय होता है, कभी कभी 2-3 प्रश्न भी बन जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना होगा। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 में है, यह इनका अंतिम उपन्यास है, याद रखिएगा। उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से कहा, क्योंकि जब गोबर वापस आ जाता है, सोना के शादी के बाद रूपा की शादी होती है, बूढ़े से अधेड़ व्यक्ति से शादी करते हैं लोग, उसी में गोबर आता है और वह उसका जो यहाँ से एक बेटा हुआ रहता है वो वहाँ जाके एक्सपायर कर जाता है। और मालती मेहता को आप सबको पता, अगर गोदान पढ़े होंगे तो उस समय जब उसका वो मिल में काम करता है, वहीं उसको मारपीट होती है, झुनिया उसको अस्पताल लेके जाती है। गोदान पढ़िएगा समझ पाएंगे। उसके बाद वह मालती के घर में माली का काम करने लगता है और फिर यहाँ होरी परेशान रहता है, गरीबी इतनी चरम पे होती है। होरी फिर ये लोग आते हैं, एक बार धनिया कहती एक बार कह दीजिए बेटा है चला आएगा शादी में, तो वो आ जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर आता है तो पत्नी को यहीं छोड़ के जाता है, उसका छोटा सा बच्चा होता है और रूपा अपने घर से गाय देती है, वो भी होरी की लालसा में वो गाय आती है। और इसके बाद आप देखेंगे लास्ट में गोदान में, तब इसके बाद वो जाता है, रोड बनता है कंकड़ उंकड़ उठाने के लिए, फिर आप देखेंगे वहीं वो अचेत होकर गिर जाता है, फिर उसके दोनों भाई जाते हैं, उसको लेके आते हैं, धनिया साथ में होती है और वह देखती है कि अब होरी नहीं रहा, तो फिर वो कहती है, जब घर आती है तो वही कहती है 20 आना, एक सूत्री होती है, वही सन जिसको कहते हैं, उसी को बेच के वो 20 आना रुपए रखी होती है। इसके बाद वही कहती है कि महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, ना पैसे हैं, यहीं पैसे हैं, यहीं इनका गोदान है। लास्ट में धनिया कहती है, जब आप पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तो आप भी एक बार परेशान होने लगेंगे। वो तो मान लीजिए धनिया की यह व्यक्तित्व है होरी का। तो पूरा गोदान पढ़िए समय निकाल के, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहते। यही ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न, अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक। यहाँ पे आप देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक नामवर सिंह ने किसको माना है? सबको पता है, निर्मल वर्मा को माना है। कई बार यहाँ रिपीटेड होता है यह प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला देख लीजिए, ये 2 प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट में आपको मिल गया। ईदगाह कहानी में हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? तो बताएंगे आप सभी। तो यहाँ पे हुई थी हैजा बीमारी के कारण। वो देख आप पूरा पढ़िएगा, जो है 21 कहानियाँ चैनल पे अपलोड हैं, यूजीसी नेट कहानी करके, तो समय निकाल के इन सब कहानियों को पढ़िए, जहाँ से बेसिक प्रश्न बनते रहते हैं। अब एक प्रश्न बहुत चाहिए था, जो अभी EMRS की परीक्षा में पूछा गया था, अमीर खुसरो के संदर्भ में कौन सा मत संगत है? तो तोताए, पहला है, तोताए हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दी गई, उन्होंने स्वयं को तूतीय हिंद कहा, खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि कहा है। अब बताएंगे आप 11 नंबर के प्रश्न में आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख पाएंगे सारी बातें सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अब रहा आपका 12 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम मिलान कर लेंगे, इसके बाद आप प्रश्न को छोटा कर देते हैं ताकि आप भी देख पाएँ और समझ पाएँ। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संवादों को उनके कहने वाले पात्र से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले जो आता है वही सुमेलित कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे एक चाणक्य कथन आप देख पा रहे होंगे, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है, फूल कुम्हला जाता है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। यह चाणक्य का कथन है, बहुत बार वैसे भी पूछा जाता है। और कहाँ से लिया गया? तो चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त में कितने जो है देखेंगे आप भाग हैं, तो इसके 4 भाग हैं, 4 भागों में यह नाटक विभक्त है। ठीक, अब ये देखेंगे आप, यहाँ पे कार्नेलिया है, चंद्रगुप्त है। अब आप देखिए कि यहाँ पे आप 12 नंबर के प्रश्न में डी का चौथा किस में है? तो देख रहे हैं 2 जगह है, ये 2 तो आपके कट गए ना। ऐसे ही एलिमिनेट तरीके से आप प्रश्न को हल करेंगे। अब आप बताएंगे कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, यह किसका कथन है? तो कार्नेलिया का कथन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा, ये आपका बी ऑप्शन सही हुआ, बाकी आप मिला लीजिएगा। चलिए अब है आपका 13 नंबर का प्रश्न। ऐसे ही यूजीसी नेट में बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरी स्क्रीन पे एक प्रश्न होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, 13 नंबर का प्रश्न है, मुर्दहिया के संदर्भ में विचार कीजिए। मुर्दहिया तद्भव पत्रिका में 7 किस्तों में प्रकाशित डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। बिल्कुल सही है, तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए, लेखक के पिता को मच्छर मक्खा के रूप में पौराणिक ख्याति मिली थी, क्योंकि हाँ वो मच्छी मारने का कार्य कर रहे थे। जूठन लेखक के दादाजी थे, जिनकी हत्या गांव के लोगों
द्वारा लाठी से पीट पीट कर की गई थी, ऐसा नहीं है। परशुराम सिंह लेखक के स्कूली हेडमास्टर से बिल्कुल सही था। तो 1 2 4, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 2 4 ए यहाँ पे। आप अगर एक चीज़ और देखेंगे ना, अगर आप 3 को काट देते तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका यहाँ से निकल जाता, देख रहे हैं आप। तो वैसे भी आप आंसर को निकाल लेते। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 14 नंबर का है आपके समक्ष। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? विदेशी परिवेश पे आधारित नहीं है। चलिए बताइए। यहाँ पे देख रहे हैं परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वे दिन, सफ़र के साथी। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा, चक्रव्यूह और परिशिष्ट। यह क्या है? यह दोनों आप देख रहे हैं विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का है, बहुत ईजी प्रश्न है, कई बार यहाँ परीक्षा में आता रहता है। निम्नलिखित में से आचार्यों का अनुक्रम सही नहीं है। सही नहीं अनुक्रम पूछा जा रहा है 15 नंबर के प्रश्न का, आप सब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये सही नहीं है, भामा, दंडी, मम्मट, कुंतक। तो भामा दंडी तक ठीक है, यहाँ पे कुंतक, मम्मट यही सही नहीं है, क्योंकि मम्मट बाद में आते हैं ना। तो यहाँ पे आप देखें सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया? एक चीज़ याद रखिएगा, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, ऐसे भी पूछा जाता है प्रश्न। अब बताएंगे विवेचन किया है सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य भेद। तो 16 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे सर्वांग विवेचन, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुमितवाद क्या आधार है? अनुमितवाद का आधार क्या है? मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन, सांख्य दर्शन। जैसा कि आप प्रैक्टिस सेट 2 में, मॉडल पेपर 2 में आपने देखा था, मैंने बताया था कि इनका जो है कि अनुमितवाद किसका है और भट्ट लुल्लट का क्या है, भट्ट शंकु का क्या है, तो सबको याद करके रखना। आप देखिए कैसे परीक्षा कैसे ढंग से ये पेपर सेट किया गया है ना, तो आप ध्यान देंगे। तो 17 नंबर के प्रश्न में आपको आंसर देना है, तो क्या होगा? इनका न्याय दर्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए 18 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है, ये रहा आपके नंबर 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर के प्रश्न में क्या है? प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का सही क्रम। अब आपको उपन्यासों का क्रम तभी पता चल पाएगा जब आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान देंगे। चलिए बताइए, आपको बताना है 18 नंबर के प्रश्न का आंसर देना है। रुकोगी नहीं राधिका, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे रुकोगी नहीं राधिका, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो 1967 ईस्वी है, नोट कर लीजिएगा आप सभी। आपका बंटी सबको पता है 1971 है, यह मन्नू भंडारी का है और बहुत गजब का उपन्यास है। समय निकाल के आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो ज़रूर पढ़िएगा। चाक देखेंगे, चाक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1997 है। अब देखेंगे आवा, चित्रा मुदगल का है, यह कब का है? तो 1999। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 99 लास्ट में, तो आवा यहाँ पे सबसे लास्ट में आ रहा, तो सी ऑप्शन आपका सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो सी ऑप्शन आपका सही हुआ। अब चलिए 19 नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न है, ब्राच और पैसाची से निर्मित भाषाएं नहीं है, लहदा, बांग्ला, असमिया, मराठी। चलो बताओ सभी लोग 19 नंबर के प्रश्न को। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है ब्राचड़ पैसाची से निर्मित भाषाएं नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा भी नहीं है और तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या सही है क्या नहीं सही, इसके बाद आप आंसर लगाइएगा। चलिए ध्यान से देखिए, माटी की मूर्ति के संदर्भ में विचार कीजिए। तो विचार करना है, क्या विचार करना है कि 1953 में रजिया के जुड़ने से रेखाचित्र की संख्या 12 हो गई, बिल्कुल सही। उक्त रेखाचित्र लेखक के हजारीबाग सेंट्रल जेल में लिखे हैं, बिल्कुल सही, याद कर रहे थे जब ये जेल में बंद थे। रजिया लेखक की बचपन की दोस्त है, मान सकते हैं, क्योंकि चुड़ियारिन के साथ रजिया आती रहती है। भौजी स्वभाव से बहुत विनम्र नहीं झगड़ालू है, यही काट दीजिए आप। सरजू भैया लेखक के सगे भाई थे, ये भी सही नहीं है, क्योंकि सरजू भैया भी लेखक के सगे भाई नहीं थे। तो यहाँ पे आप देखें, एक सही है, 2 सही है, 3 सही है। आप देखेंगे यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बी। यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। लेकिन भौजी स्वभाव से विनम्र थी नहीं, बहुत झगड़ालू थी। सरजू भैया लेखक के सगे भाई नहीं थे, पड़ोसी थे। जब आप रेखा चित्र पढ़ दिए होंगे तो
आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हुआ। चलिए अब प्रश्न को छोटा कर देते हैं, एक बार पूरा प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा फिर प्रश्न को कीजिएगा। चलिए अब ये रहा आपका 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। 21 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। अभिकथन और कारण वाला यह प्रश्न है। शासन की व्यवस्था, शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजों के शांतिमय और अच्छापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना हुआ था। ऐसा था, बताइए। क्योंकि अब कारण देखिए, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा इस शांतिमय परिवेश के लिए प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। 21 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो देखेंगे कि पहला सही है और दूसरा असत्य है। क्योंकि अंग्रेजों द्वारा इस शांतिमय परिवेश के लिए प्रशस्ति पत्र दिया जाता था, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए। बाणभट्ट की आत्मकथा में सर्वप्रथम बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अभी तक बार बार पूछा जाता है यहाँ किसकी रचना है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, क्या है बाणभट्ट की आत्मकथा? आत्मकथा लगा है तो आत्मकथा नहीं मानिएगा, यह उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, एचपीडी का। चलो बताओ, अब पूछा जा रहा है कि किसमें प्रकाशित हुआ था। है ना गजब का प्रश्न। चलिए विशाल भारत में, किसमें? विशाल भारत में। ए ऑप्शन आपका सही हुआ। हंस मुंशी प्रेमचंद का था, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। आप देखिए अब आपके समझ है 23 नंबर का प्रश्न। आपको बताना है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या बताना है कि निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। जब आपको डेट याद होगी तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे कामायनी, यहाँ से देखिएगा क्योंकि हर जगह प्रश्न बड़ा है तो थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं इसी प्रश्न के ऊपर ही लिखती हूँ, ऑप्शन के ऊपर। चलिए बताइए, नई कविता के प्रतिमान किसका है? तो नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान। चलिए नई कविता के प्रतिमान किसका है? अब आप बताएंगे इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। अब आया कमायनी एक पुनर्विचार 1973। कब है? 73 में है। कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, दो लोगों की रचनाएं हैं, एक तो है नई कविता के प्रतिमान और एक है कविता के नए प्रतिमान। अब आपको बताना है कि कविता के नए प्रतिमान 1971 ईस्वी, ठीक है। चलिए अब छायावाद का पतन वैसे पूछा जाता है किसका है? तो देवराज का है। किसका है? देवराज का है, 1948 ईस्वी। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आप प्रश्न का आंसर दीजिएगा, क्या होगा प्रश्न का आंसर? तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, सबसे पहले छायावाद का पतन होगा क्योंकि 48 है, फिर यहीं से प्रश्न आपका सही हो गया, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप 24 नंबर का प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 24 नंबर का, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है तो धरती धन अपना है, पक्का है। अगर एक है तो एक किसमें नहीं है? तो ये देख रहे हैं, कट गया, दो ऑप्शन गए। ऐसे ही एग्जाम में आप प्रश्न को सही करेंगे। और आप देखेंगे पहला है और ये यथा प्रस्तावित, तो 1 और 4 है, ऑप्शन आपका बी सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 25 नंबर का, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात कहती है, कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? राजेंद्र यादव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। तो 25 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे तो किसका है? तो यह नामवर सिंह का कथन है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे कि चैनल पे पुनीत राय की पूरी पुस्तक उपलब्ध है, क्रम से आप जरूर पढ़ें कि रिवीजन के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। चलिए आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। चलिए 26 नंबर का, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। निर्गुनिया कहाँ की पात्र है? अब आपको बताना, इसमें सबसे पहले जो आपको आता हो उसी को आप पहले मिलाएंगे, जल्दबाजी नहीं करनी, ऐसे प्रश्न सब लोग बना लेते हैं ना, तो ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना है। सेल्मा किसकी पात्र है? अपने अपने अजनबी, तो किसकी हो गई? 3 नंबर। अब आप देखेंगे निर्गुनिया पात्र है तो नाच्यो बहुत गोपाल, 4 नंबर। अब आप देखेंगे यहाँ पे माणिक मुल्क किसका है? तो सूरज का 7वां घोड़ा, सी नंबर। सरस्वती किसकी पात्र है? तो यह पथ बंधु था, यहाँ पे देख रहे हैं आप, 1 नंबर। तो 3, 4
3 4 आप देखेंगे यहाँ पे पहले तो 3 है फिर 4 है, तो 3 4 इसी में है ना, बी ऑप्शन आपका सही हुआ। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हुआ। ये रहा आपका 25 नंबर का प्रश्न। अब आप देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, जो भी प्रश्न आपको नए लगे आप नोट डाउन कीजिएगा। गीता की कसम खाकर कहती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन किसका है? चलिए बताइए, यह कथन किसका है? 27 नंबर में आप बताएंगे कि यह किसका कथन है। कृष्णा अग्निहोत्री, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, मनु भंडारी। तो यह कथन है कृष्णा अग्निहोत्री की। ए ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान दीजिएगा। उठ जाग मुसाफिर निबंध में निम्नलिखित कवियों में से किन कवियों की कविताओं का उल्लेख है? मजेदार प्रश्न है। यदि आपने उठ जाग मुसाफिर पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कबीरदास की कविताओं का क्या किया गया है, इस निबंध में उल्लेख किया गया है। तो कबीर तो पक्का है। अगर 2 वाला है तो आप देखेंगे 2 है, तो ये 2 तो कट जाएगा, है ना। चलिए, अब आपको बताना है कि अब अगला देखेंगे आप ध्यान से। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का जिक्र किया गया है। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर का। 29 नंबर का प्रश्न आप बताएंगे कि यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? तो कौन जैसे पहले छायावाद आया तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, वैसे ही आपको बताना है सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले आपको बताना है, और 29 नंबर के प्रश्न में तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले संरचनावाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, उत्तर संरचनावाद। ये सी ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रयोगवाद। अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड कई बार आता है। प्रयोगवाद को फैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, सिद्धार्थ सिंह चौहान, नामवर सिंह। तो 30 नंबर का प्रश्न बहुत ईजी है, नंदुलारे वाजपेयी का कितनी बार यह प्रश्न रिपीट होता है? अब आपको बताना है 31 नंबर के प्रश्न को ध्यान दीजिए। अच्छी हिंदी, ये भी प्रश्न आप जब शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो देखेंगे। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? चलिए बताइए। तो अच्छा प्रश्न है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। 31 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कर्मवीर भी है और आप देखेंगे प्रभा भी है। अब आपको बताना है 32 नंबर के प्रश्न का आंसर देना है। और एक चीज़ आप देखेंगे, प्रताप भी है, इंदु इनका नहीं है। चौथा अगर आप काट देते हैं तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो देख रहे हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो। ऐसे ही आपको परीक्षा में भी प्रश्न हल करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देखेंगे 33 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा। आपको बताना निम्नलिखित में से असंगत कथन, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी माफ़ी चाहेंगे, प्रश्न को छोटा कर लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे चलिए बताइए। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत कथन का चुनाव करना है। 4 संगत हैं, 1 असंगत है, ये आपको चुनाव करना। नाट्य सिद्धांतों के आधार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाटिका रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक सत्य हरिश्चंद्र क्षमेश्वर के चंड कौशिक का रूपांतरण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार बनाकर लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कवि भारतेंदु नामक नाटक की रचना की है। भारतेंदु कृत चंद्रावली नाटक को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारत की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। अब आपको बताना है कौन सा असंगत है। 33 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए। कौन सा आंसर होगा? यही ए सही होगा। ये क्या होगा? ये असंगत है। तो ये देख रहे हैं, नाट्य सिद्धांतों के आधार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाटिका रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। तो ऐसी रचना इन्होंने नहीं की थी। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य नाटक नहीं है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 2 व्यंग्य नाटक, लोकसभा, जीप पर सवार इल्लियाँ। ठीक है, 34 नंबर के प्रश्न का आप सभी आंसर दीजिएगा। तो ये सी इनका नहीं है, बाकी ये तीनों इनके हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर का,
और ये भी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है तो हम इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छे से देख पाएँ। सब कुछ अविशुद्ध है तो तुरंत बाद यह भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, अब यह किसके लिए मतलब ये नामवर सिंह का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब आप बताएंगे कि कौन सा इसमें से सही है। तो नामवर सिंह मैंने पहले बता दिया, नामवर सिंह का जो निबंध है संस्कृति और सौंदर्य से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आपसे प्रश्न पूछा गया सब कुछ अविशुद्ध है तो तो तुरंत बाद यह भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। ये जो है कि उस बात पे बोले थे जब हजारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भक्ति काल के बारे में कि उस समय की जनता इतनी त्राहि त्राहि कर रही थी, भगवान की भक्ति के अलावा उसे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने ऐसा एक आरोप भी लगाया था, आप पढ़े होंगे साहित्य में, कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, यह एक परिस्थिति के अनुसार बदलाव होना तय था। तो वहीं पे अब यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, केवल मनुष्य की जिजीविषा उक्त कथन किस निबंधकार के निबंध से उद्धृत है और किस साहित्यकार द्वारा कहा गया है। तो ये निबंध किसका है, तो संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। आपका ए ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, 35 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके समक्ष वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की। वैज्ञानिक आयोग, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक ज्ञान आयोग, शब्दावली आयोग। अच्छा प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा आप सभी। यहाँ पे देखेंगे वैज्ञानिक आयोग की स्थापना की कब की, तो 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके समक्ष 37 नंबर का। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, नरेश मेहता का, रामधारी सिंह दिनकर का, कुंवर नारायण का। तो 37 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे यह रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का। अच्छा प्रश्न है, आप सभी ध्यान दीजिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत की प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। उक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैनेजर पांडे, डॉक्टर बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल। तो आप बताएंगे 38 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि शुक्ल जी का कहने का टोन ही अलग होता है ना। नेक्स्ट 39 नंबर का प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का क्रम आपको बताना है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न तय होते हैं। अब आप बताएंगे, सबसे पहले आप बताएंगे बाण भट्ट की आत्मकथा ऊपर है, यहीं से देख लेते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो 1947 ईस्वी हुआ है। कब हुआ है? 1947। चारू चंद्रलेख 1963 ईस्वी। पुनर्नवा ये है 1973 ईस्वी। कब है? 1973। अनाम दास का पोथा, तो यहाँ पे देखेंगे अनाम दास का पोथा का प्रकाशन वर्ष 1976 है। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। 39 नंबर के प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा? तो ए सही होगा। सबसे पहले 47 आएगा, फिर 63 आएगा, 73 आएगा, फिर 76 आ जाएगा ना। ए ऑप्शन आपके सही हुए। अगला प्रश्न है 40 नंबर का। यहाँ पे आपको बताना है कहानी और उनके पात्र को सुमेलित करना। निम्नलिखित पात्र को उनके संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं मालती किसकी है? रोज कहानी में मालती आती, तो डी में तीसरा। तो ये आपका, आप देखें ये दो ऑप्शन चले गए, है ना। अब आपको बताना है हीराबाई, ये तीसरी कसम में हीरामन हीराबाई, बी का पहला। तो यहाँ पे देख रहे हैं बी का पहला आ गया, तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। अब आपको बता देना है कि 9 साल छोटी पत्नी, और ये किस कहानी की पात्र इसमें से कौन सी है? अब आप बता पाएंगे सीधा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं सी में आप देखेंगे निर्मला किसकी पात्र है? तो एक और जिंदगी की। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे डी में आपने रोज लगा लिया। अब आप देखेंगे तृप्ता 9 साल छोटी, ठीक है, 9 साल छोटी। यहाँ पे 40 नंबर के प्रश्न का आप सब आंसर दे दिए, बी ऑप्शन सही हो गया।
तो यहाँ पे चौथे में आपने देखा कि यहाँ पे मालती रोज की पात्र है और हीराबाई तीसरी किस्म की है। तृप्ता कहाँ की है? तो तृप्ता आपकी हो गई एक और जिंदगी, निर्मला। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। चलिए, आपका ऑप्शन बी सही हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना है आपको कि ये क्रम वाले प्रश्न आदिकाल से आते रहते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है कि यहाँ देखेंगे 14वीं शताब्दी की रचना है। सबसे पहले आएगी दोहा कोश, 9वीं शताब्दी की रचना है दोहा कोश। कहीं कहीं आपको 10वीं शताब्दी भी मिल सकता है, तो आप याद रखिएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट आप देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे देखेंगे श्रावकाचार, इसके बाद दोहा कोश आता है, तो लास्ट में एकदम कीर्तिलता आएगा, तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सबसे पहले दोहा कोश आएगा 9वीं, और श्रावकाचार आ जाएगा, इसके बाद संदेश राशक आएगा और कीर्तिलता आएगा, है ना। तो ये रहा आपका प्रश्न। अब आप आगे चलेंगे और इनको आप याद भी रखिएगा। कीर्तिलता 14वीं शताब्दी की है, श्रावकाचार 9वीं शताब्दी, और सबसे पहले दोहा कोश है तो ये 6वीं शताब्दी की है। ठीक है, ये 6वीं शताब्दी की हो जाएगी। और श्रावकाचार आपने देख लिया कि यह 9वीं शताब्दी की रचना है। 9वीं शताब्दी की एक बार फिर से इरेज करके हम सही कर देते हैं, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका आ जाएगा दोहा कोश, यह कब की है? तो 6वीं शताब्दी की है। ठीक, इसके बाद आपका आ जाएगा श्रावकाचार, श्रावकाचार 9वीं शताब्दी की है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका संदेश राशक, संदेश राशक कब का है? तो 11वीं शताब्दी का है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आ जाएगा कीर्तिलता 14वीं, क्योंकि विद्यापति 14वीं शताब्दी की, तो वैसे भी इनकी रचना वहीं से आएगी, क्योंकि ये भक्ति का आप देखेंगे आदिकाल और भक्ति काल के बीच में है ना। ये भी सेतु के रूप में काम करते हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है 42 नंबर का प्रश्न। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए, यह कथन किसका है? तो फादर कामिल बुल्के का, डॉक्टर नगेंद्र का, गिरसन का, नंद दुलारे वाजपेयी का। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। या काफी बार प्रश्न रिपीट होता रहता है ना। चलिए, नेक्स्ट आप देखेंगे 43 नंबर का प्रश्न। 43 नंबर का प्रश्न है आपके समझ। बगियन बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो 43 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा ए, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। प्रेमघन इनका उपनाम है, आप याद रखेंगे। चलिए बताइएगा, अगला प्रश्न है 44 नंबर का। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? तरंगों से फेड़ी मड़ी, करुणा में सुंदर मौन, बसंत के दूत, प्रथम कवि का सुंदर छंद। तो बसंत के दूत कई बार यह प्रश्न रिपीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके समझ 45 नंबर का, ये रहा, आप ध्यान दीजिए। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। विदेशी पृष्ठभूमि पे, है ना। 45 नंबर के प्रश्न का याद रखेंगे। वे दिन अभी पूछा था, नहीं है, अब पूछ रहा है। अब देखिए, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समुद्र उस शहर तक। तो ये चौथा नहीं है, तो इसमें चौथा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। ऐसे ही आप एग्जाम में भी प्रश्न कीजिएगा। चलिए 46 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एकांकी की टेक्निक का एक घूट में पूरा निर्वाह है, उपर्युक्त विचार किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा। डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा। 46 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर दीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। तो ये नगेंद्र का कथन है। किसका कथन है? नगेंद्र का कथन है। अगला प्रश्न 47 नंबर का है आपके समझ। निम्नलिखित में से नामवर सिंह द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। अब आप बताना है नामवर सिंह की कौन सी कृतियां लिखित हैं। 47 नंबर के प्रश्न का आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान ये भी है। छायावाद तो बिल्कुल है। दूसरी परंपरा की खोज, और ये भाषा और समाज नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे यह किसकी है, तो आपका ए ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 48 नंबर का। नई कविता आंदोलन के प्रवर्तकों में शामिल नहीं है। राजेंद्र यादव है, कमलेश्वर है, मोहन राकेश है, निर्मल वर्मा। अब आप बताओ नई कविता में कौन नहीं है? ये प्रश्न है ना मज़ेदार। तो ये निर्मल वर्मा नहीं है, बाकी ये तीनों लोग हैं। सी ऑप्शन आपका सही हुआ।
अगला प्रश्न है आप सभी की समझ, ध्यान दीजिएगा। 49 नंबर का, कैंची शब्द किस भाषा से आया है? तुर्की, फारसी, अरबी, जापानी। तो यहाँ से भी 1-2 प्रश्न आते रहते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो कहाँ से आया है ये बताना है 49 नंबर के प्रश्न में। तो ये तुर्की, कहाँ से आया है? तुर्की। चलिए अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर का। कौन सा प्रश्न है? तो 50 नंबर का प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। ये रहा 50 नंबर का प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न होगा। क्योंकि प्रेम निरूपण किए ना, मतलब पत्नी को भी प्रेमी के रूप में, भगवान के रूप में ये मान लिए हैं और वहाँ निकल गए हैं उसको खोजने, प्रेमिका को भी। तो यहाँ पे प्रेम निरूपण है, और है तो पूरे 100 प्रश्न, बट थोड़ा समयाभाव कारण, कुछ अचानक काम पड़ जाने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे इसके 50 नंबर की प्रश्नोत्तरी के आगे। मैं क्रम से आपको प्लेलिस्ट में लगा दूंगी। आपको बताना चाहेंगे कि टीजीटी पीजीटी के लिए हमने काफ़ी प्रश्नोत्तरी कर लिया है, जिसमें आप देखेंगे कि 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी करके आप वहाँ जाके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।